हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने सिखाया था। ज्योमेट्रिकल शेप अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे देर आर 2 पॉसिबिलिटी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इफ इट इज DsP2 hybridization, then the shape of complex compound is square planar, and if it is hybridization sp3z, then shape of geometrical compound is tetrahedral. So यहाँ पे मैंने कल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा वो थियरी कल पढ़ा दिया है। तो आज का थियरी क्या होगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स को उठा के हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा रहेगा, वो सब बातें पढ़ते हैं। तो इसके पहले मैंने कल आपको और एक चीज सिखाई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने लर्न किया होगा। आज थोड़ा साइड पे उसका रिवीजन ले लेते हैं। मैंने एक पोएम थ्रू लर्न करवाया था, आई बहार सकीना की कली। हम पोएम लर्न कर रहे थे, मुझे पोएम थ्रू ये अच्छे से याद है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि लिगेंड का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आई बहार सकीना की कली, सफर एफ और ये सफर में OH ऑक्जेलेट पानी पी के चली। आई बहार सकीना की कली, सफर में OH ऑक्जेलेट पानी पी के चली। पोएम फिर से देखो, आई बहार सकीना की कली, सफर में OH ऑक्जेलेट OH ऑक्जेलेट पानी पी के चली। अब सकीना को वॉमिट हो रही है, तो यहाँ पे सकीना चेंज हो गई, NCS माइनस हो गई। HCl माइनस की बजाय क्या, NCS माइनस। ये है थायोसाइनेटो S और ये है थायोसाइनेटो N, तो NCS माइनस। अब सकीना ने वोमिट कर दिया, तो वोमिट में क्या निकाला उसने, तो EDTA अमोनिया। सकीना की वोमिट में क्या था, EDTA अमोनिया, और क्या नहीं था, तो NO2 EnCnCO। ये है अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि हर एक स्टूडेंट को बाय हार्ट करना ही है। ये नहीं प्रिपेयर करोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ये सीरीज के बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर दोगे। अब यहाँ से आप याद रखना कि जो H2O के बाद वाले लिगेंड है, H2O के बाद वाले लिगेंड, यानी यहाँ पे थायोसाइनेटो N, EDTA अमोनिया, NO2 EnCnCO, उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करना है। उनको आपको क्या कंसीडर करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करोगे आप H2O के बाद वाले। अब बिफोर H2O ये जो सारे लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं, ऑक्जेलेट को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी लिगेंड आपको दिखते हैं उनको आप वीक लिगेंड कंसीडर करोगे। तो ये वाले वीक लिगेंड्स होंगे और H2O के बाद वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। फिर से एक बार स्टूडेंट, ये सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी क्या बच्चों, कि अगर ये कोई देखो
मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज कोबाल्ट है या निकल है, चलो तो निकल ने क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया NiCl2 -2, निकल ने साइनाइड के साथ कंपाउंड बनाया NiCN4 -2, निकल ने CO के साथ कंपाउंड बनाया NiCN4, निकल वाटर के साथ कंपाउंड बनाता है NiH2O4 +2, निकल का कंपाउंड अगर फ्लोरीन के साथ है NiF4 -2। तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे सभी कॉम्प्लेक्स में एक चीज कॉमन है, हर एक कॉम्प्लेक्स में एक चीज कॉमन क्या है, मेटल आयन। मेटल आयन सबके कॉमन है निकल। अब निकल मेटल के डिफरेंट लिगेंड्स के साथ यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स है, यानी कि निकल का क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड है, निकल का साइनाइड के साथ कंपाउंड है, निकल का कार्बोनिल के साथ कंपाउंड है, निकल एक्वा कंपाउंड बना रहा है और निकल फ्लोराइड कंपाउंड भी बना रहा है। अब ये चार जो ये मतलब 5 जो कॉम्प्लेक्स है उनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता क्या है। तो जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आपको याद होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकाला था। तो जब हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर लाइट अप्लाई किया जाता है या प्रिज्म के ऊपर लाइट अप्लाई किया जाता है, तो वो जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है, और लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोलते हैं। स्पेक्ट्रम निकालते हैं। स्पेक्ट्रम कैसे मिलते हैं, तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर लाइट का रे अप्लाई किया जाता है तो लाइट का रेडिएशन होता है, तब ये कॉम्प्लेक्स लाइट के रेडिएशन में से कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई तो बाहर जो रे आया वो अंदर से कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बचा हुआ आया उसको प्रिज्म पे अप्लाई करो और फिर उसका स्पेक्ट्रम निकालो, तो उसने क्या एब्जॉर्ब किया वो पता चलता है। तो वो जो एब्जॉर्ब करता है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो लाइट एब्सॉर्प्शन से पता चल जाता है, और इसी मेथड को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोलते हैं। अब वो क्यों एब्जॉर्ब करता है वो हम क्रिस्टल फील्ड थियरी में सीखने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ये करवाने वाली हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जब लाइट अप्लाई होता है तो वो लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट है, विबग्योर वाले, वायोलेट, रेड, इंडिगो, बहुत सारे कलर्स, 7 कंपोनेंट लाइट के एक रेडिएशन में होते हैं। और लाइट का रेडिएशन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर गिरता है तो उसमें से थोड़े बहुत रेडिएशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़े बहुत रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्ट करता है वैसा कलर इस कंपाउंड का दिखेगा। अगर मेरे पे लाइट अप्लाई होता है और मैं ग्रीन कलर की दिखती हूँ तो इसका मतलब ये कि मैंने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया और उसके अलावा जो बाकी की फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने एब्जॉर्ब कर ली। अगर मैं रेड दिखाई देती हूँ तो मैंने रेड को रिफ्लेक्ट किया, बाकी की फ्रीक्वेंसी मैंने एब्जॉर्ब कर ली। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि मैंने एब्जॉर्ब क्यों किया। तो कोई भी चीज लाइट को एब्जॉर्ब, कोई भी एटम है, चलो सोडियम एटम है, पोटेशियम एटम है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। अब एक मैच स्टिक ले लो, मैच स्टिक के ऊपर सॉल्ट लगा लो,
मैचस्टिक को गीला करके ऊपर सॉल्ट लगा लो, फिर आप वो गैस के फ्लेम जो है उसमें ऐसे रखोगे तो वो येलो कलर का फ्लेम देता है। तो ये सोडियम येलो फ्लेम क्यों देता है? क्योंकि जब लाइट अप्लाई होता है तब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप मार के हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव ऑन होते हैं। यहाँ पे लोअर एनर्जी ऑर्बिट भी होंगी, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप मार के हायर में जाता है, तो जंप मारने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी वो कहाँ से लाता है? तो लाइट के रेडिएशन से वो लाता है। तो जब इस पे लाइट का रेडिएशन होता है, लाइट के अंदर बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन्स के पास एनर्जी होता है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी गेन करने के बाद वो लोअर टू हायर मूव ऑन होता है और इसीलिए लाइट के अंदर से थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। अब सोचो ये सेकेंड ऑर्बिट है, उसको थर्ड में जाना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, फोर्थ में जाना है तो और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी जैसा जैसा वो जंप करेगा वैसा वैसा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब समझो कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लिगेंड अगर वीक है तो वो बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जिसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है वो वीक लिगेंड, जिसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे जो लिगेंड का स्ट्रेंथ है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। कौन सा लिगेंड कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों समझना है, ये सीरीज आपको लर्न करना है। अब इससे क्या पता चलता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक बात याद रखना, लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग उतना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, वीक लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पे लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग उतना कंपाउंड स्टेबल। अब आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO है कार्बोनिल वाला, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको ऐसे 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये चारों या पांचों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा? तो जिसका लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है यहाँ पे? तो CO। तो NiCO4 वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल कंपाउंड होगा। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड उतना स्टेबल। तो ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल। अब CO के बाद किसको लगा लोगे आप? CN को। तो NiCN4 इज स्टेबल हियर, सबसे ज्यादा स्टेबल। निकल टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद टेट्रा साइनोनिक्लेट 2 आयन, फिर उसके बाद CO है, एक्वा है, क्लोराइड है, तो ऐसे मूव ऑन होंगे ना तो एक्वा आ जाएगा। तो CN के बाद एक्वा, NiH2O4+2, एक्वा के बाद ऑक्सीनेटो फ्लोराइड आएगा, है ना? तो फ्लोराइड
बाद है क्लोराइड, तो NiCl4-2। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्टेबल कंपाउंड NiCO4 है। तो ये स्टेबिलिटी कंपाउंड की क्या है, स्टेबिलिटी। तो एग्जाम में 4 कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिए हैं, स्टेबल कौन है वो डिसाइड करना है, तो ये सीरीज तो प्रिपेयर करना बनता ही है। सो आपको ये सीरीज सबसे पहले बाय हार्ट करना पड़ेगा। विदाउट सीरीज आप पूरा चैप्टर उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से लर्न करके रखो। तो IBR, आई बहार सकीना की कली, सफर में OH ऑक्जेलेट पानी पी के चली, फिर सकीना को प्रॉब्लम हो गई, निकाला क्या उसमें बाहर, तो EDTA अमोनिया, और उसमें क्या नहीं था यानी NO2 EnCnCO, NO2 EnCnCO। सो ये हो गया अपना काम यहाँ पे। तो ये वाला जो सीरीज है वो स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग उतना कंपाउंड स्टेबल। अब चलो ज्योमेट्रिकल शेप में स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़े वर्ड्स जो है कॉम्प्लेक्सिस के बारे में वो आप एक समझ लो अच्छी तरीके से कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है मिक्स लिगेंड कॉम्प्लेक्सिस कंपाउंड। तो वैसे तो वर्ड से ही पता चल जाता है कि मिक्स लिगेंड क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सिस विथ मेटल आयन। अगर किसी मेटल आयन के साथ जैसे कोई कंपाउंड है क्रोमियम, तो CrNH3 4 CN2NO3, चलो ऐसा कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्रोमियम जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ 4 लिगेंड्स जो है वो अमोनिया है और 2 लिगेंड्स आर साइनाइड, यानी देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। तो अगर मोर देन 1 लिगेंड प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसको मिक्स लिगेंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसा भी कॉम्प्लेक्स आ सकता है बच्चों कि भाई चलो प्लेटिनम है तो प्लेटिनम के साथ क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, पीरिडीन, हाइड्रोक्साइड हो, एक साथ देखो 1 2 3 4 लिगेंड, तो चारों 4 डिफरेंट लिगेंड भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेटल आयन के साथ ABCDEF 6 के 6 लिगेंड अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं और 4 लिगेंड डिफरेंट है, 6 लिगेंड भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स में है तो उसको मिक्स लिगेंड कॉम्प्लेक्सिस बोलते हैं। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो सिंपल क्या होता है, तो इफ लिगेंड इज ओनली वन टाइप, जैसे अभी मैंने लिखे थे ना बोर्ड पर बहुत सारे NiCl4-2, NiCN4-2, तो यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो मिक्स लिगेंड यानी डिफरेंट टाइप ऑफ के लिगेंड्स होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स यानी सिंपल सिर्फ एक ही लिगेंड होता है। अब यूनिसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, यूनिसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो यूनिसेंटर्ड जिसमें सिर्फ एक ही मेटल आयन होता है, जैसे देखो KMnO4, सॉरी, यहाँ पे ये मत सोचना कि पोटेशियम भी मेटल है, मैंगनीज भी मेटल है, ये नहीं देखना है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स पार्ट तो सिर्फ ये वाला है। अब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऑक्सो लिगेंड जो है वो ऑक्सो लिगेंड एक ही Mn के इन्फ्लुएंस में है,
चारों ऑक्सो लिगेंड का सेंटर सिंगल सेंटर है। देखो चारों का एक ही सेंटर है, तो अगर इफ ओनली वन मेटल आयन इज प्रेजेंट एज ए सेंट्रल मेटल आयन, देन इट इज कॉल्ड यूनिसेंटर्ड कॉम्प्लेक्सिस। बट इफ देयर इज अ K2Cr2O7 डाइक्रोमेट की बात की जाए, डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो वो पॉलीसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इफ मोर देन वन मेटल आयन इज प्रेजेंट, मोर देन वन मेटल आयन। तो यहाँ पे आप देखो 7 ऑक्सो लिगेंड के बीच में देयर आर 2 क्रोमियम, 7 के लिए डबल सेंटर यहाँ पे दिख रहे हैं। देयर आर 2 सेंटर, नॉट ओनली वन सेंट्रल एटम, यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है Cr। तो ये वाला जो डाइक्रोमेट कॉम्प्लेक्स है Cr2O7, तो वो है पॉलीसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी जिसमें सिर्फ एक सेंटर होगा वो यूनिसेंटर्ड होगा, और मोर देन वन सेंटर होते हैं तो वो हो जाते हैं पॉलीसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्रोमियम डाइक्रोमेट जो आयन है, डाइक्रोमेट जो कॉम्प्लेक्स है वो है पॉलीसेंटर्ड, और परमैंगनेट जो है वो है यूनिसेंटर्ड। तो अब नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डिफरेंट 4 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं वो समझ लो आज, कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर कॉम्प्लेक्स में होगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल की बात की जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 1,4s ऑर्बिटल, और यहाँ पे 3 जो होंगे वो 4px, 4py और 4pz ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको कॉम्प्लेक्सिस में करना है तो sp3 में 1,4s और 3p ऑर्बिटल्स, और ये जो 4 और 3 ओवरलैप होने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट्स मिलने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर मिलेंगे तो ऑल आर हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स, तो यहाँ पे सबके एनर्जी लेवल इक्वल होंगे। और 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से अरेंज होने वाले हैं वो समझ लो। तो मेटल यहाँ पे ये शेप क्रिएट होगा sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, यानी 4 कॉर्नर होते हैं टेट्राहेड्रल में, और वो 4 कॉर्नर टूवर्ड्स ये ऑर्बिटल्स आपको दिखेंगे। और देयर इज अ बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी ऑफ 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 109 डिग्री 30 मिनट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ लो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1,4s ऑर्बिटल और 3,4p ऑर्बिटल गेट्स ओवरलैप्ड। तो ये एक 4s और 3,4p का ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होने के बाद नए 4 बन जाएंगे। यहाँ पे समझना है बच्चों, s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल जो कि डम्बेल शेप होता है। अब ये स्फेरिकल और डम्बेल, s और p दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों का एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है। यहाँ पे p का एनर्जी लेवल s से ज्यादा होता है, यानी एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ s। सो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल है, डिफरेंट शेप है। लेकिन जब हम किसी को डोनेट करते हैं, यहाँ पे मेटल अगर बॉन्ड बनाता है 4 लिगेंड के साथ, तो वो चारों लिगेंड के साथ वो भेदभाव नहीं रखेगा। वो अपने चारों गेस्ट को इक्वल शेप वाला
और इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा। तो वो कैसे इक्वल करेगा इसको, तो इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा और ये वाला ऑर्बिट यहाँ पे ओवरलैप जब होता है तो ये पूरा पोर्शन जो है वो यूटिलाइज हो जाता है और ऐसे एक सिग्मा ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। ये कौन से ऑर्बिटल है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि एक्सिस के ऊपर होते हैं और रोटेशन की वजह से जिनकी सिमेट्री चेंज नहीं होती है। तो ऐसे सिग्मा ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल को ये एस और पी था तो इसलिए इसको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिट। अब दोनों का शेप और एनर्जी दोनों सेम हो गया। तो ऐसी मेटल आयन के साथ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाली है और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होंगी, टेट्राहेड्रली अरेंज होने वाली है और उनके साथ लिगेंड अपने बॉन्ड्स बनाने वाले हैं। और यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का वो जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 30 मिनट का होगा। यानी कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले जो ऑर्बिट रहते हैं दे गेट्स ओवरलैप्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी लेवल एंड सेम शेप। अब dsp2, तो इसमें एक d यूज होने वाला है तो वो d इनर d यूज होगा 3d। फिर उसके बाद एक 4s हमको यूज करना है और उसके बाद यहाँ पे 2 जो है वो 4p वाले ऑर्बिटल्स मुझे यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मुझे मिलेंगे कितने ऑर्बिट्स, अगेन 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं। और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ये लोग अरेंज होते हैं स्क्वायर प्लानर शेप में। ऐसे शेप होते हैं कि स्क्वायर प्लानर शेप में ये लोग अरेंज होंगे। यानी कि मेटल आयन के साथ जो शेप बनेगा वो स्क्वायर प्लानर शेप होगा और यहीं से लिगेंड का ओवरलैपिंग उनके साथ होगा। और यहाँ पे जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे यहाँ पे एक ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे दूसरा होगा और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो स्क्वायर प्लानर शेप मिलता है और बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे d जो है वो अंदर वाला d यूज करते हैं। यहाँ पे देखो d2sp3, तो यहाँ पे 2 3d ऑर्बिटल यूज किया जाता है, 1 4s ऑर्बिटल यूज करेंगे और 3 जो है वो 4p हमको यूज करना है। तो टोटल वी आर हैविंग 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम ज्योमेट्रिकल शेप। सो यहाँ पे d2sp3 होगा या sp3d2 होगा, दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप। और वो कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल शेप, तो बार बार मैं इसको पढ़ाती हूँ कि भाई 4+2 वाला अपना स्कीम, ये 4+2 वाला स्कीम है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। यहाँ पे 1 4s ऑर्बिटल यूज करना है, 3 4p ऑर्बिटल यूज करना है और 2 4d वाला 4d ऑर्बिटल्स मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे मुझे sp3d2 6 हाइब्रिड ऑर्बिट्स मिलने वाले हैं, दोनों का शेप सेम होगा। बट यहाँ पे एक चीज अच्छे से लर्न करना कि ये जो मेटल आयन की d ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो मेटल आयन की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे ये वाले जो शेप में अरेंज होती है ये एक्सिस के ऊपर है। देखो बच्चों, इसको आप एनलार्ज करो तो x एक्सिस बोल दो, इसको एनलार्ज करो तो y एक्सिस बोल सकते हो और ये ऐसे होगा, यानी ये z एक्सिस होगा। ये अच्छे से समझना कि अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है
तो जो लिगैंड की एंट्री जो है वो एक्सिस के ऊपर से होती है। ये इसकी जो ऑर्बिटल्स है वो एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये समझ लेना अच्छे से। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कहाँ पे फैला हुआ है, तो दे आर अलोंग विथ एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। और ये लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये वाला पूरा लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री का होगा, और ये जो प्लेन में रहता है वो 90 का होगा, और ये वाले जो 3 है, ये वाले 3 180 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स इसके अंदर हमको इतने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। अब इसमें एक चीज फिर से याद रखो कि ये जो D2sp3 है इसमें 3D ऑर्बिटल जो कि अंदर की साइड होता है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। इसको कैसे कंपाउंड बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनर 3D ऑर्बिट हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे बाहर निकला, ये अंदर वाला D नहीं है, बाहर वाला 4D है। 3 नंबर अंदर होगा और 4 नंबर बाहर की साइड होगा, ये आउटसाइड है। sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इतना इंफॉर्मेशन आज के लिए काफी है। कल हम ज्योमेट्रिकल शेप यानी बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो डोंट मिस इट। बाय बाय।